अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया मैंने, एक बार कंफर्म करना है। हाँ सर, होएगा सर। ओके सर, ओके। अच्छा देखो, गुड इवनिंग था। हाँ, गुड इवनिंग। तो बेसिकली आज एग्जीक्यूटिव में जूरिस्प्रूडेंस क्लास है सर, जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ। तो ऐसे हर हफ्ते एवरी वीक हम लोग कोई ना कोई न्यू टॉपिक, मतलब न्यू लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे लास्ट वीक हम लोग आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशंस के ऊपर पूरा कंप्लीट ओवरव्यू देखा था। आज भी कुछ ऐसे ही एक न्यू लॉ के बारे में बात करूंगा। ऐसे अभी क्या है ना, हर चैप्टर के ऊपर कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप चल रहा है। इसके बाद जैसे ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप कंप्लीट हो जाएगा, फिर हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना चालू करूंगा। ओके ना? तो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि आज क्या पढ़ने वाले हैं सर? व्हाट इज टुडेज टॉपिक? आज का टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक है इंडियन स्टैम्प एक्ट। ठीक है, आप लोग स्टैम्प ड्यूटी के बारे में सुने हो ना? अरे, स्टैम्प ड्यूटी के बारे में आप लोगों ने सुना है कि नहीं? स्टैम्प ड्यूटी, हाँ सर। है ना? यस ऐसे सर। स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प पेपर के बारे में तो सुने ही होंगे सब कोई। अगर स्टैम्प ड्यूटी तो ऑब्वियसली सुना है। स्टैम्प पेपर जैसे वो बेसिक एग्रीमेंट पेपर, स्टैम्प ड्यूटी बना के चाहे आप कुछ भी करो आज के डेट में, गवर्नमेंट के घर में जब तक रेवेन्यू जमा नहीं होगा, गवर्नमेंट के घर में जब तक रेवेन्यू जमा नहीं होगा, स्टैम्प ड्यूटी इन सिंपल सेंस गवर्नमेंट का रेवेन्यू, मतलब एकदम सिंपल बात है सर कि किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एनी काइंड ऑफ, चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र को लेके, नॉर्मली ये सबसे ज़्यादा है सर। मतलब सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट जिस पॉइंट में आज मैं बात करूँगा, एकदम पहला पॉइंट में मैंने आपको बता दिया, स्टैम्प ड्यूटी इन सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज, कि भाई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना है, आज मेरे पास है, कल आपके पास होगा, मैं आपको सेल करूँगा या फिर आप मेरे को सेल करोगे या फिर आप किसी और को सेल करोगे। ठीक है, तो ऐसे नॉट जस्ट सेल, सेल के बिना और भी चीज़ें होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के पास एक प्रमाण होना चाहिए। ठीक है, एक लीगल चार्जेस गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करता है। इन सिंपल दैट इज दी स्टैम्प ड्यूटी। अब मेरा बात समझ रहे हो सर? हेलो, आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है ना? तो ये स्टैम्प ड्यूटी या स्टैम्प एक्ट जो है, ये बेसिकली थोड़ा पुराना है। पुराना इन द सेंस ब्रिटिश एरा का ही है। मतलब ड्यूरिंग जब हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी थे। बहुत ही दुख की बात है, जब जब बोलता हूँ मेरा दिमाग ख़राब होता है कि किसी का कॉलोनी रहना कितना ख़राब है सर। बट फिर भी उस टाइम पे ब्रिटिश ने कुछ लॉ बना के गया था, उसको ही हम लोग थोड़ा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, बिकॉज उनका एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस में जो लॉ उन लोगों का उस टाइम पे था, वो आज भी हमारे देश में चलता है। तो ये 1899 उसमें अमेंडमेंट किया है, ऐसा नहीं कि जो लॉ उस टाइम पे बना था उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट। उसमें काफ़ी सारा अमेंडमेंट भी आया है सर। ठीक है, तो ये 1899 का एक्ट है सर, इंडियन स्टैम्प एक्ट। ठीक है, सिंपल कहा जाए तो फिर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए हमसे, हमसे चाहिए उनको पैसा। अरे क्यों नहीं चाहिए भाई, पैसा तो उनको चाहिए, बिकॉज सर इनकम टैक्स लेते हैं, जीएसटी लेते हैं, स्टैम्प ड्यूटी भी लेगा सर, क्या करे। इवन आप लोगों का भी एक कॉन्सेप्ट होता है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, जब भी आप किसी चार्टर्ड फार्म में ट्रेनिंग के लिए जाते हो या कॉस्ट फार्म में ट्रेनिंग के लिए जाते हो, तो आपको किसी ना किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड या प्रैक्टिसिंग सीएस के अंडर में प्रैक्टिस करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है। आर्टिकल ट्रेनिंग आप लोग सुने होंगे ना सर, जानते होंगे आप लोग। ठीक है, कोई कोई करता भी है नो। नाउ पॉइंट इज दैट कि जब आप ऐसे ट्रेनिंग काम करते हो ना, तो ये सी एस इंस्टीट्यूट वगैरह का ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो फार्म है, फार्म के साथ, मतलब चार्टर्ड फार्म या कॉस्ट फार्म या सीएस फार्म, इनके साथ इनके जो भी प्रिंसिपल रहेंगे आपका, उनके साथ आपका और इंस्टीट्यूट का, मतलब ये टोटल तीन इंसान यहाँ पर, मतलब तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है। एक स्टूडेंट खुद, ठीक है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक तरफ होता है आईसीएसआई या आईसीएआई या आईसीएमएआई, और एक तरफ हो जाएगा वो फार्म। ठीक है, अब इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ट्रेनिंग पीरियड का, नॉट जस्ट इन केस ऑफ दिस, बहुत सारी चीज़ों में ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट एज ए प्रोफेशनल चार्टर्ड स्टूडेंट, कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट, आप लोगों को ये चीज़ बड़ा सिंपल लेवल में ही देखने को मिलता है। सिंपल लेवल में मतलब बहुत हाई फाई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं गया सर, एक सिंपल ट्रेनिंग लेवल में भी ये चीज़ देखने को मिलता है। और गवर्नमेंट के घर में एक कॉन्ट्रैक्ट फीस जमा करना पड़ता है सर, जिसको स्टैम्प ड्यूटी भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये तो बेसिक सा बात हो गया, लेकिन आगे आगे मैं आपको और भी ढेर सारा चीज़ें बताऊंगा कि ये स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट का रेवेन्यू का बहुत बड़ा एक सोर्स है। ठीक है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा मनी पाइपलाइन है ये। और इसके अंदर आपको ये पूरा स्टैम्प ड्यूटी का कॉन्सेप्ट समझना होगा सर। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है सर, इंस्ट्रूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको इंस्ट्रूमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ मैं आपको लिख लिख के अभी बता रहा हूँ,
ठीक है, और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना चाहिए ना सर, बिकॉज सिर्फ किताबी बात से तो फायदा नहीं है, बिकॉज किताब में तो लिखा हुआ है और आपको बस किताब पढ़ के मतलब क्या है ना, ओनली बुकिश नॉलेज से आप बुकिश बन जाओगे, रियल लाइफ में काम नहीं आएगा। तो कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ भी मैं कनेक्ट करने का कोशिश करता हूँ आज थोड़ा सा, ठीक है। तो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ऐसे ये आप लोग के इंस्टीट्यूट के मैट में, सीएस इंस्टीट्यूट का जो मैट है, इसमें ये लेसन 14 के अंदर आपको मिल जाएगा। अच्छा, इंस्टीट्यूट का मैट सेक्शंस वगैरह सब बाद में देखते हैं। अच्छा, ये थोड़ा गलत है ठीक है, ये 1899 होगा सर, यहाँ पर ठीक है सर, ये देखो, ठीक है, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, ठीक है, फिजिकल लेजिस्लेशन डीलिंग विथ टैक्स ऑन ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ट्रांजैक्शंस पे टैक्स लेते हैं गवर्नमेंट, आप समझ रहे हो ना सर। द टैक्स इज लिवाइड ऑन इन द शेप ऑफ स्टैम्प्स रिकॉर्डिंग इन द ट्रांजैक्शन। सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ एवी फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1957 में हुआ था। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आगे आगे चर्चा चलेगा सर, ठीक है, जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ मैं ये सब डिस्कशन आगे आगे करूंगा आप लोगों से। बट अभी आपको मैं बस कुछ चीज़ें एक बार दिखा दूँ, ये करंट क्या स्टेटस है इसका। करंट स्टेटस कुछ नहीं, 2016 में लेटेस्ट इसका आया था सर। 1899 में तो चालू हुआ था, इन फोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्जिंग ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। एक्ट वाज अमेंडेड बाय एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेब्ट लॉस, जब चालू हुआ था। रिसेंटली एक 2016 में इसके ऊपर एक बिल पास हुआ लोकसभा में 2 अगस्त 2016 में। मतलब ये कुछ लेटेस्ट सिनारियो है ये पर्टिकुलर स्टैम्प एक्ट का। बट नाउ पॉइंट इज दैट ये स्टैम्प एक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जा रहा है हमारे लिए सर। इसलिए बन जा रहा है, ठीक जिस तरह से आप लोग इनकम टैक्स के अंदर भी देखे होंगे कि जब जब मैं गवर्नमेंट मनी पाइपलाइन आप लोगों को इनकम टैक्स या जीएसटी क्लास में भी आप लोगों को शो करता हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ आपको कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू सोर्स है, कुछ टैक्स मतलब टैक्स रेवेन्यू है, दैट इज दिस इज ऑल्सो अ टैक्स रेवेन्यू, बट दिस इज मेनली स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू का भी एरिया है, मार्केट लोन वगैरह भी है, सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स का भी इनकम है, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स, स्टेट प्रोविडेंट, अदर्स, डिस इन्वेस्टमेंट, रिकवरी फ्रॉम लोन। तो गवर्नमेंट ना डिफरेंट एरिया से इनकम करते हैं, ठीक है। तो ये रेवेन्यू से मतलब गवर्नमेंट को चाहिए इनकम। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, ठीक है। मजा का बात यह है कि इस पॉइंट में आप लोगों को ये भी जानना पड़ेगा कि कभी स्टैम्प ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है ये स्टेट वाइज भी अलग लगता है और सेंट्रल का भी अलग से स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस लग जाता है। मैं आपको इस पर्टिकुलर मुद्दे पे एक प्रैक्टिकल बातें करता हूं पहले, ठीक है। प्रैक्टिकल बातें कहां से देखना है सर, आप लोग ये 99 एकड़ का नाम सुने हो? सुने हो ये 99 एकड़ एक रियल एस्टेट एक साइट है जहां पर लोग बिल्डिंग खरीदना या बेचने का जो मतलब पोस्ट करते हैं। हाँ बोलो बोलो। रेंट समस्त কিছু স্যার। हाँ मतलब बेसिकली एक ब्रोकिंग साइट टाइप, ठीक है, ये दे आर ब्रोकर बेसिकली, या ब्रोकर अरेंज करके देता है आपको कहाँ क्या प्रॉपर्टी है, सारा इन्फॉर्मेशन देता है। तो 99 एकड़ से ही एक जस्ट मैं गो थ्रू कर रहा था तो मेरे को मिला, तो मैं सोचा आप लोगों से एक बार शेयर करूं कि इसमें आपको कुछ डेटा मिल जाएगा कि भारत के अंदर स्टेट वाइज स्टैम्प ड्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है आज के डेट में। ऐसे आप चाहो तो यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेटर में जाके भी ना स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट कर सकते हो। ये सब आजकल डिजिटल सुविधाएं हैं, लेना चाहिए सर, ठीक है, क्योंकि सिर्फ किताब के अंदर स्टैम्प ड्यूटी एक्ट पढ़ पढ़ के दिमाग नहीं खराब करना है, थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख लेना चाहिए कि बिकॉज आप लोग ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी पोस्ट हो सकते हो, डिफरेंट स्टेट का काम भी करना पड़ सकता है, तो वो सब टाइम पे आपको बड़ा नॉलेज रहेगा और काम में आएगा आप लोगों को। तो ये स्टेट के वाइज आप सिलेक्ट करो, ठीक है, और प्रॉपर्टी प्राइस उसके हिसाब से कैलकुलेट करके भी दे देगा स्टैम्प ड्यूटी किस तरह से हो सकता है। आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूँ दैट इज थोड़ा सा समरी वाइज दिखाता हूँ अभी, बिकॉज दिस इज नॉट अवर मेन इंपॉर्टेंट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं है, बिकॉज आपको कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में कि आप रेट बताओ, बिकॉज डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट स्टैम्प ड्यूटी रेट है सर, ठीक है। तो ये जस्ट मैं प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, करेंट स्टैम्प ड्यूटी रेट्स अक्रॉस स्टेट्स, ठीक है, कि हमारे देश में करेंटली क्या स्टेट वाइज रेट चल रहा है। ये देखो सर, आंध्र प्रदेश में 5% दिखाई दे रहा है क्या जो मैं शो कर रहा हूँ? यस सर। ओके सर, एक सेकेंड, पेन लेना भूल गया।
आंध्र प्रदेश में 5% टैक्स मतलब स्टैम्प ड्यूटी चल रहा है, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन मैं भी समझाऊंगा ये स्टैम्प ड्यूटी क्या है, किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस है। बट आप लोग इतना कॉमन सेंस जान लो कि एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। 99 एकड़ इसीलिए देख लिया ना कि 99 एकड़ देखते ही समझ में आ गया कि स्टैम्प ड्यूटी क्या है। अच्छा, अगर आपको मैं एक बार डेफिनेशंस भी दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस आर इंपॉर्टेंट टैक्सेस with home buyer must pay the respective city authorities to register a property in their name। ठीक है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने के लिए ये टैक्स देना पड़ता है। डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट लेवी डिफरेंट रेट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, यहाँ पर 99 एगर जैसे कंपनी, मैजिक ब्रिक्स भी है इसका एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का। ठीक है, तो जो naukri.com जिनका है 99 एकड़, यही सब इनका ये सब इन्वेस्टमेंट करके रखा है सर। naukri.com 90 इन्फो एज बोल के एक बहुत फेमस सर कंपनी है जो ये सब बिजनेस को फंडिंग देता रहता है, मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो आंध्रा का 5%, अरुणाचल का 6%, आसाम में 8.25 थोड़ा ज़्यादा है, बिहार में मेल टू फीमेल 5.7, फीमेल टू मेल 6.3, मतलब किससे किसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, समझ रहे हो ना। अदर केसेस में 6%, छत्तीसगढ़ में 5%, गोवा में 50 लाख तक 3.5, 50 लाख से 50 लाख से ऊपर 4%, अप टू 75 से 1 करोड़ का हो तो 4.5, 1 करोड़ अबव हो तो 5%। स्लैब बना दिया गोवा ने। अच्छा, गुजरात ने 4.9% रखा, हरियाणा अर्बन एरियाज के लिए 7%, मेल के लिए, फीमेल में 5% इन अर्बन एरियाज, हिमाचल में 5, जम्मू कश्मीर में 5, झारखंड में 4, कर्नाटका भी स्लैब बना के रखा। ठीक है, बाद में गो थ्रू कर सकते हो आप लोग, गवर्नमेंट ये सब चेंज भी करता रहता है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज में आपको बस थोड़ा शेयर किया। वेस्ट बंगाल का देखने का मन कर रहा है किसी को? अप टू 1 करोड़ 6%, अबव 1 करोड़ 7%। ठीक है, थोड़ा हाई रेंज में ही रखा हुआ है सर। रिसेंटली कुछ एरिया में वेस्ट बंगाल ने थोड़ा सा स्टैम्प ड्यूटी को एग्जेम्प्ट किया तो प्रॉपर्टी सेल ज़्यादा हो गया। ठीक है, कहाँ मिलेगा खबर, ये देखो, एरियड बाय स्टैम्प ड्यूटी गार्ड ग्रेटर कोलकाता विटनेस जंप इन प्रॉपर्टी सेल। ये देखो, ये कल का ही न्यूज़ है सर, द हिंदू में बिजनेस लाइन में देख रहा था मैं। ठीक है, एडेड बाय स्टैम्प ड्यूटी कट ग्रेटर कोलकाता विटनेस जंप इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एज पर दी नाइट फ्रैंक के बारे में मैं किसी क्लास में किसी दिन बता रहा था। ओ, म्यूचुअल फंड क्लास में, सैटरडे के म्यूचुअल फंड क्लास में समझा रहा था। जो लोग म्यूचुअल फंड क्लास में थे उन लोगों को समझा रहा था मैं कि नाइट फ्रैंक एक इंटरनेशनल कंपनी है सर, जो लोग प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वगैरह में, बेसिकली प्रॉपर्टी वगैरह में काम करते हैं। ठीक है, एजेंसी है। ठीक है, उनका ही रिपोर्ट है कि 2% ड्यूटी कट हेल्प 64% ग्रोथ इन 2021। कोलकाता का, ग्रेटर कोलकाता का कॉन्सेप्ट है। ग्रेटर कोलकाता मतलब मेगा सिटी कोलकाता, मतलब इसमें एक बहुत बड़ा एरिया आता है सर, जिसमें नॉर्थ 24, साउथ 24 का बहुत सारा पोर्शन। ठीक है, मतलब यू कैन से बारासात से बारुईपुर, उधर हावड़ा भी आ जाता है, चंदन नगर वगैरह भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, तो उसको ग्रेटर कोलकाता में लिया जाता है। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, कभी बाद में बात कर लेंगे आप लोगों से। तो आई होप कि स्टैम्प ड्यूटी का कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंस ही क्या है डे टू डे लाइफ में, इतना तो समझ आ गया होगा क्या सर? स्टैम्प ड्यूटी का इंपॉर्टेंस या मतलब क्या हो सकता है हमारे लाइफ में डे टू डे लेवल में, ये तो समझ में आ गया होगा, बोलो। अरे बोलो सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो। किसी का भी मुझे आवाज नहीं मिल रहा है सर। ओके, लेकिन अभी हमें कुछ इम्पोर्टेंट मैटर इसके बारे में नोट डाउन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलो सर, पेन एंड कॉपी रेडी कर लो और रेडी हो जाओ। संपद स्नेह समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ अभिषेक? सर। ओके, यस सर। बस मतलब ज़रूरी है सर, थोड़ा मतलब समझ में आ जाए ना। बचपन में मेरा मैथ थोड़ा वीक होता था, तो मेरे को ना थोड़ा सा डर हो गया था मैथ्स में। तो एक टीचर था, इतना मारता था, मैं डर के मारे सोचता था कि मैथ्स टफ इसलिए है क्योंकि मैथ्स करने से ही मार पड़ता है। तो मैथ्स के ऊपर ना एक अजब अजीब, मतलब एक, ये मेरा कहानी नहीं है, ये भारत में बहुत सारा स्टूडेंट होगा जिसका कहानी ऐसा होगा कि मैथ्स का थोड़ा गलती के कारण मार पड़ता था स्टूडेंट को। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं करता था कि मैथ्स क्यों पढ़ना है।
तो अगर कभी बता देता बचपन में कि भाई मैथ्स क्यों पढ़ना है, मैथ्स पढ़ने के पीछे रीज़न क्या है, या तो टीचर को पढ़ाना इच्छा नहीं था या फिर इतना कौन बोलेगा बोल के बोलता नहीं था। बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता। बच्चा जो है ना बचपन में जो मैथ्स में डरता है, उसके मन में ना ऐसे ही एक फीलिंग आ जाता है, अच्छा इसलिए पढ़ना है, तो वो हो सकता है कि उसका दिमाग शायद मैथ्स में बहुत अच्छा ना हो, बट इतना वो ज़रूर कोशिश करता कि क्योंकि मैथ्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स जानना ज़रूरी है, तो वो खुद भी थोड़ा मेहनत करना चालू कर देता। इसीलिए हर सब्जेक्ट का मतलब क्या है या टॉपिक का मतलब क्या है ये जब जान लेता है ना, तो स्टूडेंट खुद भी कुछ काम करना चालू कर देता है। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया, इसीलिए मैं भी आप लोगों को बोला। ठीक है, और हर क्लास में आप देखना मैं कोशिश करता हूँ आपको कि कोई भी टॉपिक या चैप्टर पढ़े तो क्यों पढ़े, ये कोशिश करता हूँ। आई डोंट नो आप लोगों को कितना हेल्प होता है, बट आई विल ट्राई सर, और करते रहूँगा। अच्छा, अभी बात है सर इंडियन स्टैम्प एक्ट का। ऐसे जो मैथ्स का कहानी मेरा है, ऐसा कहानी आप लोगों का भी है क्या कुछ आसपास का? मैथ्स अच्छा नहीं लगता था और मैथ्स ना करने के कारण मार पड़ता था, किसी का है ऐसा कहानी, या फिर आप लोग सब ब्रिलियंट थे मैथ्स में? না স্যার अरे আমারও এই কেস ছিল। तेरा भी ऐसे ही हालत था? चलो मेरे को दोस्त मिल गया बचपन वाला। স্যার আমারও সেম। नंदिनी, अच्छा देखो मतलब ये बोलते ना एक से चालू होता है ना সবারই सारा। তাই স্যার। কিন্তু মার যতই অন্য খাইনি। সাবজেক্টে নম্বর তোলে না, ওই ম্যাথস আর সায়েন্সটাই সবাই জিজ্ঞেস করে অঙ্কে কত পেয়েছিস, সায়েন্সে কত পেয়েছিস, বাকি অন্য সাবজেক্ট যাক যেখানে। नहीं ও सीरियसली, 90 তো 90 পেলে কারো শান্তি হয় না, ম্যাথস আর সায়েন্সই আগে জিজ্ঞেস করবে। वही तो प्रॉब्लम है सर, वही तो प्रॉब्लम है। नहीं मैथ्स जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर। बट प्रॉब्लम यही है कि बचपन में मैथ्स क्यों करना चाहिए? एक्चुअली लाइफ इज़ ऑल अबाउट मैथ्स। जो आर्ट्स पढ़ते हैं उसे भी समझना चाहिए, जो साइंस पढ़ते हैं बाद में जाके उसे भी जानना चाहिए, वो तो जानते ही हैं तभी साइंस में आगे बढ़ते हैं। और जो कॉमर्स पढ़ते हैं उससे भी मैथ्स जानना चाहिए, बिकॉज उसका भी मैथ्स को लेके ही ज़िंदगी आगे बढ़ता है। बट पॉइंट इज़ दैट जो बेसिक लेवल है ना, वहाँ पर मैथ्स जैसे पेपर को लेके या साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट में ना एक एक फियर क्रिएट कर देता है सोसाइटी। मतलब पढ़ाई कम और फियर ज़्यादा। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया कि आज तक कोई बात को खुल के कहता क्यों नहीं है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। कभी बात करूंगा आपसे, चलो अभी नहीं तो स्टैम्प एक्ट छूट जाएगा। तो स्टैम्प एक्ट 1899 ये हमें क्या सिखाता है, इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा सर कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ठीक है, तो क्यों ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर से ही कुछ एग्जाम्पल क्रिएट किया जाए। ठीक है, इसलिए मैं सोचा कि प्रॉपर्टी से ही कुछ बात चालू करते हैं। ऐसे आप लोग भी घर बनाते हुए चलो सर, मेरा घर अच्छा होता है आप लोग और अच्छे से बना लो, मेरा घर बहुत सुंदर बना। हाँ, किसी को रहना है तो आ जाओ। अच्छा, से फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी कर लेते हैं। ठीक है, ए, ठीक है, और इधर है बी। मतलब दो बंदा है जिनके बीच में ये प्रॉपर्टी को लेके डील बनेगा, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। ये केस वन है। ठीक है, कुछ केस बनाते हैं फिर आपको स्टैम्प एक्ट समझ में आएगा सर, पहले समझ में नहीं आएगा। तो ये ए क्या सोच रहा है सर, ये घर बी को क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक है, ए सोच रहे कि ये घर मैं बी को सेल करूंगा। ठीक है, अच्छा जब ए सेल करेगा तो ये कौन बन जाएगा सर? मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर, ट्रांसफरर। और बी कौन बन जाएगा? ट्रांसफरी। ट्रांसफरिंग। थैंक यू सर। ठीक है, अब ए बी को ट्रांसफर करेगा, ए बन गया ट्रांसफरर, बी बन गया ट्रांसफरी। अच्छा, ये जो सेल होगा तो सेल के बदले एक चीज बनता है सर जिसको हम लोग बोलते हैं सेल डीड, बोलते हैं ना सर। ये जो सेल बनेगा इसके बदले में एक सेल डीड बनेगा, और बी बदले में ए को क्या करेगा सर, पेमेंट करेगा। से फॉर एग्जांपल इस प्रॉपर्टी का दाम है 1 करोड़। ठीक है, तो 1 करोड़ का सेल डीड बनेगा। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ये सेल डीड को क्या कहते हैं सर? दिस सेल डीड इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंट। दिस डीड इज कॉल्ड एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट समझना बहुत जरूरी है सर इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। मतलब ये जो एक्ट है इसमें इंस्ट्रूमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखेगा। ठीक
ठीक है। तो सेल डीड इज अ इंस्ट्रूमेंट। तो ये 1 करोड़ का एक सेल डीड है, ठीक है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट बन जा रहा है सेल डीड के थ्रू से। अब एक जन है सर ओनर, ठीक है, ए कौन है सर? ओनर है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी का ओनर है। ये ओनर है, बी को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, बदले में सेल कर रहा है, और बदले में ये सेल डीड बना रहा है, 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन बन रहा है, ठीक है। बस ये एक सिंपल सा केस बन गया, सिंपल सा केस बन गया। तो अभी आप बात को समझो, अभी मैं आपको एक एक करके बात को आगे बढ़ता हूँ। ये सेल क्या हो गया? सेल डीड क्या हो गया सर? इंस्ट्रूमेंट बन गया। आगे बताता हूँ सर, अभी पूरा मैं स्टैम्प के अंदर नहीं आया, बस मैं आपको थोड़ा अलग अलग केसेस बता रहा हूँ, आप एक बार केस समझ जाओ, फिर आगे आके हम लोग एक एक करके सारा का सारा देखेंगे। तो ये एक केस बना लो। अच्छा, और एक केस बनाओ सर, केस 2। केस 2 में फिर से एक घर बना लो सर। फिर से एक घर बना लिया सर। अब ये घर भी अगेन ए बी के बीच में ही होगा, ठीक है, ए बी के बीच में ही हो रहा है, लेकिन यहां पर खेल थोड़ा बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा सर? ये सेल नहीं होगा, ये गिफ्ट हो रहा है। सर गिफ्ट जब कोई किसी को देगा, प्रॉपर्टी गिफ्ट तो दे सकता है, दे सकता है कि नहीं दे सकता? अरे प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे सकते कि नहीं दे सकते? यस सर। तो एक तरफ हो गया ट्रांसफरर, दूसरी तरफ हो गया ट्रांसफरी। तो ए ट्रांसफरर है, बी ट्रांसफरी है, गिफ्ट कर रहा है गिफ्ट डीड के थ्रू से, ठीक है। सर दिस गिफ्ट डीड इज आल्सो इंस्ट्रूमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। ये गिफ्ट डीड क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से एक्चुअली पावर आता है, राइट आता है सर, ठीक है। अच्छा, कुछ बात यहाँ पर थोड़ा ज़रूरी है लिखना, लिख लो। जैसे मानो जब ए अपना ओनरशिप, ए ओनर है ना, अभी ओनर ही है, ये अब अपना ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा है। तो जब कोई अपना किसी चीज़ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र करता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? ऐसे बोल सकते हैं सर, ऐसे हम लोग टैक्स में भी ये यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, एक्सटिंग्विश, ठीक है, एक्सटिंग्विशमेंट या एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश राइट्स, मतलब उसका राइट क्या होगा? वो त्याग कर रहा है, ठीक है। एक्सटिंग्विश करना मतलब त्याग करना, ठीक है। तो ओनर जो है वो एक्सटिंग्विश कर रहा है अपना राइट, ठीक है, एक्सटिंग्विश राइट, एक्सटिंग्विश राइट, एंड इसको ट्रांसफर कर रहा है किसके थ्रू से? इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से। ये जो इंस्ट्रूमेंट बना, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से, और एक ने एक्सटिंग्विश कर दिया, और जिसने एक्सटिंग्विश किया गिफ्ट डीड बना के वो अपना राइट इसको दे रहा है। तो इसको क्या मिल रहा है सर? राइट। और राइट क्या हो रहा है यहाँ पर? क्रिएट हो रहा है, ठीक है। किसके थ्रू से? गिफ्ट डीड के थ्रू से, ठीक है, गिफ्ट डीड के थ्रू से हो रहा है। अच्छा, सेम चीज यहाँ पर भी कर देना चाहिए था ना सर, यहाँ पर भी कर दो, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर भी ये अपना ओनरशिप क्या कर रहा है सर? एक्सटिंग्विश कर रहा है। सेम थिंग यहाँ पर भी हो रहा है, एक्सटिंग्विश कर रहा है, ठीक है, एक्सटिंग्विश कर रहा है राइट, और बदले में ये जो इंस्ट्रूमेंट बना है, इंस्ट्रूमेंट के कारण ट्रांसफरी के पास राइट क्रिएट हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट सर, राइट क्रिएट हो रहा है। बस दोनों इंस्ट्रूमेंट में एक फर्क हो गया, यहाँ पर ये बन गया सेल डीड और ये बन गया गिफ्ट डीड। यहाँ तक बात क्लियर है सर? यहाँ तक बात क्लियर है केस 2 तक? क्या रे, बोलो ना। हाँ सर। ठीक है, बस हम लोग देख रहे हैं सर कितना सारा इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट में देखो सर, केस 3 में ये थोड़ा सा हटके है। आई डोंट नो आप लोग कभी ये पॉइंट कभी सोचे हो कि नहीं सोचे हो, बट ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी एक्सचेंज हो सकता है क्या? मतलब आपका मेरे, मैं ले लिया, मेरा वाला आप ले लिए, क्या बोलते हो सर? मेरा प्रॉपर्टी आप ले लेते हो, आपका प्रॉपर्टी मैं ले लेता हूँ, ऐसा हो सकता है? तो কিছু কন্ডিশন থাকে কি হয়ে যায় তো? होता है सर, बिल्कुल होता है। हो सकता है कि ऐसा हुआ कि मेरे को आपका घर अच्छा लग रहा है, आपको मेरा घर अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर लेते हैं ना,
ठीक है। तो मानो ये इसका ओनर है ए, इसका ओनर है बी, ठीक है। अब ए ये वाला घर लेगा और बी ये वाला घर, ठीक है। एक दूसरे को अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। तो इसके लिए जो डीड बनेगा, इस डीड का क्या नाम देंगे साहब? सर इसका नाम दे देंगे ना एक्सचेंज डीड, क्या बोलते हो? इस केस में एक खेल क्या बन रहा है सर, इस खेल में एक कॉन्सेप्ट बन रहा है सर, दोनों एक्सटिंग्विश कर रहा है अपना अपना राइट, एक्सटिंग्विश क्रिएट दोनों हो रहा है, ठीक है। एक्सचेंज डीड जो है वो दैट इज इंस्ट्रूमेंट, है ना सर। एक्सचेंज डीड जो है ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट के कारण एक के पास राइट जा रहा है, ठीक है, राइट रिकॉर्ड हो रहा है, राइट को रिकॉर्ड करना पड़ता है रजिस्टर के पास, ठीक है, और फिर वो राइट क्रिएट भी हो रहा है। राइट जला मतलब एक राइट दे रहा है, दूसरा राइट ले रहा है, सिमिलरली एक्सटिंग्विश भी हो रहा है दोनों का, ठीक है, दोनों का एक्सटिंग्विश भी हो रहा है ना। ये भी अपना प्रॉपर्टी त्याग करके किसी और का प्रॉपर्टी ले रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली इसका भी एक्सटिंग्विशमेंट हो रहा है, क्रिएट भी हो रहा है, क्योंकि वो दूसरा प्रॉपर्टी राइट के थ्रू से, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से राइट मिल रहा है। यहाँ पर भी एक्सटिंग्विशमेंट भी हो रहा है, क्रिएट भी हो रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। रिकॉर्ड मतलब रजिस्टर के पास रिकॉर्ड, क्रिएट मतलब राइट, ठीक है, मतलब आपको राइट मिल रहा है, ठीक है, राइट क्रिएट हो रहा है आपको। तो ये राइट रिकॉर्ड क्रिएट एक्सटिंग्विश या फिर एक्सटिंग्विश क्रिएट रिकॉर्ड राइट एक ही चीज है सर, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को दूसरे का प्रॉपर्टी मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो डीड बना उसका क्या नाम दे दिया सर, एक्सचेंज डीड। समझ में आ गया, समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। तो एक्सचेंज डीड बना लिए। अच्छा और क्या बना सकते हैं, और भी चीजें बना सकते हैं सर। एक सेकंड, ठीक है चलो नेक्स्ट। अच्छा सर आप लोग लीज में प्रॉपर्टी लेने के बारे में कभी सुने हो, लीज प्रॉपर्टी? हाँ सर, तो यस। लीजन ही है। इट्स टाइप ऑफ रेंट, बट थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना। लीज रेंटल भी बोलते हैं। हाँ 99 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, हाँ ऐसा होता है सर, बिल्कुल होता है। ये अपने कोलकाता में बड़ा बाजार में जितना बड़े बड़ी दुकानें हैं ना सर, मैक्सिमम मतलब लीज पे ले के लोग बिजनेस करता है, ठीक है। मैक्सिमम 90% दुकानें आपको ऐसे ही मिलेगा जो लीज पे ले हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है, वो किसी ने 20 साल के लिए दुकान भाड़े पे ले लिया एक लमसम अकाउंट जमा करके, ठीक है, मतलब लंबा राइट ले लेते हैं, तो मतलब लंबा टाइम के लिए अपने अधिकार में ले लेना। से फॉर एग्जांपल ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, दिस इज अ प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी इसका ओनर है ए, ठीक है। ए क्या सोच रहा है कि वो बी को ट्रांसफर करेगा, लेकिन ये ट्रांसफर में ये लोग सेल के बारे में नहीं सोच रहा है सर, ये डोंट थिंक अबाउट सेल। ये लोग सोच रहा है कि ए सोच रहा है कि मैं उसको लीज पे दे दूंगा, बी भी सोच रहा है मैं इसे लीज पे ले लूंगा, ठीक है। मतलब ये हो गया कौन, लेसर, हाँ सर, और ये कौन हो गया, लेसी, हाँ सर, लेसर लेसी बोलते हैं ना लीज के केस में, जो दे रहा है वो लेसर और जो ले रहा है वो लेसी। अब इनके बीच में एक डीड बनता है, इसको क्या बोलेंगे, लीज डीड बोलेंगे ना, क्या रे। से फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ में लीज पे दे रहा है, ए का प्रॉपर्टी है, बी को दे रहा है 1 करोड़ में। अभी जो लीज डीड है ये क्या बन गया सर, दिस इज ए इंस्ट्रूमेंट अगेन, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट बन गया। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट, बट यहाँ पर ठीक है पार्टनरशिप के बारे में बात नहीं करते हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब वो भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि ये जो इंस्ट्रूमेंट बना, अब इसमें भी क्या होगा देखो, इसमें क्या होगा देखो, ये जो ट्रांसफरर है, ठीक है, मतलब लेसर जो है, ये अपना प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो ये ट्रांसफरर भी है, तो ट्रांसफरर, ठीक है। अच्छा जब कोई ट्रांसफर कर रहा है ये प्रॉपर्टी, तो उसका क्या हो रहा है सर, राइट क्या है, ये अपना राइट को क्या कर रहा है, एक्सटिंग्विश कर रहा है, त्याग कर रहा है अपना राइट को, क्या बोलते हो, ये अपना राइट को एक्सटिंग्विश कर रहा है, लेकिन क्या परमानेंटली,
परमानेंटली नहीं सर, लीज परमानेंटली नहीं होता, फॉर दी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, थैंक यू सर, अच्छा सेंस लगाया। लीज एक टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलो टाइम पीरियड ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप लीज कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो अपने प्रॉपर्टी को, से फॉर एग्जांपल 1 ईयर, से फॉर एग्जांपल 99 ईयर, जो मन में, ठीक है, नो जो मन में। ऐसे सॉल्ट लेक का जो प्रॉपर्टी है मोस्ट प्रोबेबली 99 ईयर्स के हिसाब से वो लैंड जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट से पब्लिक जो भी वहाँ पर परचेज किया है, सॉल्ट लेक का मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऐसा ही मैं सुना सर। आप लोग जानते हो कुछ ऐसा सॉल्ट लेक में जो प्रॉपर्टीज वगैरह है 99 ईयर्स का लीज में है, आप लोग जानते हो कुछ? किसी को आइडिया है सॉल्ट लेक की प्रॉपर्टी के बारे में? হ্যাঁ স্যার, এরকম কিছু ব্যাপার আছে দাদা কি 99 বছরের লিজে আছে? স্যার 100-র উপরে, 120, 110, 99-এর উপরে হবে, নিচে না। 99 के ऊपर है, हाँ, हाँ 100-150 साल का लीज में लेके रखा है, मतलब जो भी उसका प्रॉपर्टी अभी मतलब सॉल्ट लेक में अपना जमीन यूज कर रहा है ऐसा ही लीज पे ही गवर्नमेंट ने उसको दिया है, तो ठीक है। স্যার आई होप, আবাসনগুলোও তাই, ওগুলো তো গভর্নমেন্টের ওরকমই দেয়া আছে हाँ 100-র हाँ हाँ, উপরে। 100 ईयर्स एंड मोर, ऐसा कुछ टाइम के लिए लीज पीरियड के लिए देके रखा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएगा, बड़ा बाजार का एग्जांपल, सॉल्ट लेक का एग्जांपल, ठीक है। कोलकाता के जो लोग हो वो लोगों को ये सब जगह के बारे में आइडिया है, हाँ ऑब्वियसली जो कोलकाता से नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा, बड़ा बाजार का आइडिया तो सबको है कि हाँ भाई एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट होलसेल मार्केट है, वहाँ पर भी बिल्डिंग इसी तरह से लीज पे देके ही काम चलता है, तो ये सब रियल लाइफ में बहुत देखने को मिलता है। अच्छा अब बात यह है कि जो ट्रांसफरर है वो স্যার तो বড় अपना বাজারে তো লিজ নিয়েও সেগুলোকে আবার সাব রেন্টে বসিয়ে দেয়, মানে हाँ ওগুলো আবার মালিক খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে যায়। ये दैट्स ट्रू था कि मतलब लीज पे देने के बाद सब रेंट पे चल रहा है, ठीक है, मतलब ओरिजिनल ओनर कौन है? ওদের চারপাশ ভায়া হয়ে যায়, हाँ भाड़ा का, চারপাশ তারও বেশি হয়ে যায় কোনো কোনো সময়। हाँ एग्जैक्टली सर, मतलब कौन एक्चुअल ओनर है मतलब फाइंड आउट करना भी नामुमकिन हो जाता है। ऐसे नामुमकिन नहीं है, सारा का सारा है, बट जो रेंट पे ले रहे हैं ना उसको पता ही नहीं कि उसका ओनर कौन है, वो बस रेंट दे रहा है, वो सोच रहे कि ओनर को दे रहा है, बट जब वो पता करने के लिए सोचता है ना वो देखता है कि भाई इसका ओनर तो कोई और है, उसका ओनर तो कोई और है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं এরকম ना। করতে পারে? हाँ স্যার ধরুন একজন একজন নিচে 5 বছরের লিজে সামথিং, যে নিচে সে 5 বছর, সে তো জানে সে 5 বছর পাবে, কিন্তু সে এগ্রিমেন্ট আরো বাড়িয়ে করে যার সাথে পরে করছে, ধরুন সে 7 বছর করে দিই, তাহলে কি হবে? नहीं नहीं, ओरिजिनल ओनर छोड़ के तो कोई कर नहीं सकता ना। अब जो अनपढ़ लोग हैं उनको नहीं पता, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना बिजनेसमैन जो अंगूठा छाप है, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनको बिजनेस करना आता है, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि मैं तो ले लिया, अब उसको थोड़ी ना पता है, वो बस मंथली रेंट देता रहता है। और तुम जो एक्सटेंशन का बात करते हो वो एक्सटेंशन ओनर के बिना नहीं हो सकता, मतलब ओरिजिनल ओनर का, अब कोई अगर फर्जी करेगा वो अलग बात, बट इसमें इस केस में फर्जी कैसे होता है मेरे को इतना ये सब मैं क्या बताऊं आपको, ये सब अलग ही लेवल का चर्चा है, बट मैं फर्जी या डुप्लीकेसी के बारे में नहीं बात करूंगा, बट इतना बोल सकता हूं कि एक्सटेंशन होता है सर, ठीक है, 5 साल को 7 साल कर सकते हो आप, बट ओरिजिनल ओनर अगर उसको एक्सटेंड करेगा तभी कर सकते हो, आप समझ रहे हो ना, बिना ओनर का कैसे एक्सटेंड हो सकता है, लॉजिक कहाँ है सर, मतलब आप किसी को लीज पे दिए हो वो किसी और को 7 साल के लिए कैसे दे सकता है? नहीं, ओनर जब तक, प्रॉपर्टी किसका है, ओनर का है, लीज जो जो देगा वो ओरिजिनल ओनर से ही लीज का एक्सटेंशन भी होगा तो ओरिजिनल ओनर से होगा, समझ रहे हैं? तो ये संपद कथाटा बुझते पारली, আচ্ছা ओरिजिनल ओनर जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये उठता है सर ये इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से एक ने तो एक्सटिंग्विश कर दिया, तो जिसके पास ये जा रहा है वो क्या सोच रहा है सर, वो रिकॉर्ड करेगा, सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से इसके पास राइट आता है, ठीक है, राइट आता है, फिर राइट को क्या करता है सर, रजिस्टर के पास रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, ये राइट के थ्रू से ट्रांसफर के पास रिकॉर्ड हो गया, राइट आ गया, ठीक है, लेकिन ये जो भी राइट है ये एक टाइम के लिए सर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, ऑल टाइम के लिए नहीं, मतलब इससे पहले वाला जो केस देखे एक्सचेंज के केस में, सेल के केस में या फिर गिफ्ट के केस में परमानेंट दिखा दिया रहा था, बट ये लीज के केस में जो केस बचा ना सर, मतलब इसमें ये एक फॉर द टाइम पीरियड ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है। तो इस तरह का देखने को मिलता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट राइट्स, बेसिकली आप इसमें क्रिएट या रिकॉर्ड को छोड़ देते हैं सर 2 मिनट के लिए। एक काम करो इसमें ना, क्रिएट और रिकॉर्ड को हटाओ, बेसिकली राइट ट्रांसफर कर दो आप, ठीक है। क्रिएट तो इस तरह से हो नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो राइट्स ट्रांसफर, क्रिएट रिकॉर्ड को छोड़ो सर, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि इसके नाम पे तो प्रॉपर्टी नहीं आएगा, ठीक है, लीज पे है। तो राइट ट्रांसफर टू बी ऐसा लिख दो सर, ऐसा लिख दो, ठीक है। क्रिएट रिकॉर्ड इसमें नहीं करना चाहिए, राइट ट्रांसफर टू बी। अधिकार दिया जा रहा है कि भाई हाँ आपके पास अधिकार है, आप समझ रहे हो ना क्या रे, क्लियर समझ में आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, और एक केस देखते हैं सर, चलो और क्या क्या केसेस बन सकता है। अच्छा, अब एक केस बनाओ सर, ब्रदर्स के बीच में, भाइयों के बीच में भी होता है ना सर, हाँ भाइयों के बीच में क्या बनता है सर। चलो एक बिल्डिंग बनाते हैं, ऐसे मेरा बिल्डिंग बहुत सुंदर होता है, आप लोग जानते हो। सो हंसना नहीं, हाँ ऐसे हंसना है तो मैं थोड़ी ना रोक सकता हूँ किसी को। सर ये एक 2 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, एक 2 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। दिस इज द ग्राउंड एंड दिस इज फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर। अब 2 भाई है, से फॉर एग्जांपल 2 ब्रदर्स। अब 2 ब्रदर्स के बीच पे ये प्रॉपर्टी क्या होगा, ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब फर्स्ट फ्लोर जो है वो मानो कि भाई ए के नाम पे, और ग्राउंड फ्लोर जो है वो भाई बी के नाम पे। हो सकता है ना सर, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये जो ए है, कोई कुछ कह रहे हो क्या? मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी जब अपनी ही प्रॉपर्टी दोनों के नाम पे अलग अलग से ट्रांसफर होता है, दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर। तो ये रिकॉर्ड जो है ये रिकॉर्ड करके राइट को आ जाएगा, लेकिन इसके लिए इनके बीच में जो डीड बनेगा, इस डीड का क्या नाम है सर? सर पार्टीशन डीड बोलेंगे ना इसको, क्या रे, इस डीड को क्या नाम से पुकारेंगे? पार्टीशन डीड, ओके। अरे बोलो सर, तो ये पार्टीशन डीड बन गया इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो रिकॉर्ड इधर भी हो गया, बी के नाम पे भी रिकॉर्ड हो गया। अब पार्टीशन में तो कोई किसी को पैसा नहीं देगा, बिकॉज सर ये तो पूछते नहीं है, ठीक है, पूछते नहीं है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिला है। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भाई, दोनों भाई अपने बीच में पार्टीशन कर रहा है, ठीक है, जैसे होता है, आप लोग जानते हो, ये सब कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो इसमें भी राइट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, राइट तो रिकॉर्ड होगा, बट अभी भी सर स्टैम्प ड्यूटी समझ में नहीं आ रहा है। आ जाएगा सर, रुक जाओ, अभी स्टैम्प ड्यूटी समझ में आ जाएगा। अच्छा, पॉइंट 6, केस 6 देखते हैं सर, चलो सर। अनदर प्रॉपर्टी, ये भी एक प्रॉपर्टी फिर से बन गया, इसमें भी एक ओनर बना दो ए, और बी जो ट्रांसफर होगा। ए जो है ये ओनर है प्रॉपर्टी का, ये ट्रांसफरर है सर, ये ट्रांसफरर है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है ये बी को ट्रांसफर कर रहा है। हाँ, बी कोई बैंक भी हो सकता है, बी कोई बैंक भी हो सकता है, या फिर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। बट ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है ना, इसे मॉर्टगेज हुआ है सर। क्या हुआ है सर? मॉर्टगेज जानते हो ना आप लोग, कोलैटरल पे बैंक के पास या किसी इंसान के पास आप जमा कर सकते हो, इंडिविजुअल, ठीक है, कि भाई मेरा प्रॉपर्टी तुम रखो, मेरा पेपर्स रखो और मेरे को पैसा दे दो, बिकॉज आई नीड मनी, ठीक है। तो इनके बीच में एक डीड बन गया, इनका नाम हो गया सर मॉर्टगेज डीड, ठीक है। तो ये मॉर्टगेज डीड क्या बन गया? दैट इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट। दिस मॉर्टगेज डीड ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट। से फॉर एग्जाम्पल इस मॉर्टगेज इंस्ट्रूमेंट के बदले एक 60 लाख का लोन ले लिया, ठीक है, 60 लाख का लोन, ठीक है। मतलब बी ने ए को 60 लाख दिया, बदले में मॉर्टगेज डीड जमा किया,
ठीक है, जिसमें जो एक इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट के खातिर क्या बन रहा है सर, ये प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी का राइट किसको ट्रांसफर होगा, ऑब्वियसली बी को ट्रांसफर होगा। राइट्स जो है वो ट्रांसफर टू बी। ठीक है, लेकिन इसमें एक खेल बन जाता है। खेल क्या बन जाता है, राइट तो बी के पास ट्रांसफर हो गया, लेकिन क्या ए का कोई राइट नहीं रहेगा प्रॉपर्टी में? हाँ सर ए का लिमिट आ जाए। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहे हो? স্যার বলো। থাকে তো স্যার লিমিট থাকে, মানে স্যার हाँ কন্ডিশন দিয়ে দেয় যে এত দিনের মধ্যে ভ্যালিডিটি থাকে, এই ডেটের মধ্যে করতে হবে, না হলে যে মর্টগেজ রেখেছে ওটা আবার ওটা নিয়ে নেবে, এরকম লিমিট থাকে। हाँ, টাইম थैंक यू। থাকে टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है, एक लिमिटेशन रहेगा, फुल मतलब राइट तो नहीं रहेगा, बट एक लिमिटेशंस रहेगा। ठीक है, तो ये ए का जो राइट है ओनर का, ये राइट क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। वेरी गुड सर, आप लोग तो सब जानते हो। तो राइट क्या हो जाएगा, लिमिटेड। ठीक है, राइट लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन राइट एक्सटिंग्विश नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपना राइट पूरा खत्म कर रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है सर। लोन अगर वापस कर देगा तो फिर वो फिर से अपना प्रॉपर्टी ले सकता है ना। ये मॉर्टगेज किया था उसने, 50 लाख 60 लाख जो भी लिया है, अगर वापस कर देगा तो फिर अपना प्रॉपर्टी फिर से आ जाएगा। तो अभी लिमिटेशन लगा हुआ है। ठीक है, राइट नॉट एक्सटिंग्विश नहीं कर रहा है, राइट में लिमिटेशन आया है। ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें क्या बन गया सर इंस्ट्रूमेंट, सर मॉर्टगेज डीड बन गया। ओके सर, और कुछ केसेस बन सकता है क्या? हाँ, और दो एक केस देख लेते हैं अगर कुछ बनेगा तो। कुछ दिमाग में चीज़ आ रहा है, देखते हैं। चलो सर, एक केस 7 बना लो। ये बड़ा ही पॉपुलर केस है, यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स। आप लोग बचपन में अकाउंट्स में बड़े किए हो सर। बचपन में अकाउंटेंसी तो सभी ने किया है, आई नो। अभी भी करते हो, बचपन तो क्या सर छोड़ो, अभी भी करते हो। चाहे चार्टर्ड में तो करते ही हैं लोग, अकाउंट्स कर करके थक जाते हैं। सीएमए में भी, सीएस वाले भी कुछ कम मतलब कुछ कम नहीं है, उनको भी करना पड़ता है सर। क्रेडिटर्स और एक हो गया सर डेटर। ओके सर, क्रेडिटर और डेटर के बीच में जो खेल बनता है ये तो आप लोग जानते ही हो। हाँ, क्रेडिटर पैसा देता है, डेटर मतलब क्रेडिटर को वापस करेगा, मतलब कोई सामान के बदले। से फॉर एग्जांपल अगेन कोई ए है सर, ठीक है, जो क्रेडिटर है, और कोई बी है जो डेटर है। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, ए बी से बेहतर होगा आप लोग इसमें कर दो सर सोमपद और स्नेहस। हाँ, ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ठीक है, तो सोमपद और एक तरफ कर दो स्नेहस। अब सोमपद है क्रेडिटर और स्नेहस है डेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि सोमपद ने स्नेहस को कुछ प्रोडक्ट बेचा था, ठीक है, सेल किया था, लेकिन स्नेहस बोल रहा है कि भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, बाद में दूंगा। तो स्नेहस कौन बन गया सर, डेटर बन गया, और सोमपद कौन बन गया, क्रेडिटर बन गया। मतलब उस क्रेडिटर को मिलेगा ना डेटर से पैसा, अरे क्रेडिटर को मिलेगा ना, मतलब सोमपद को मिलेगा स्नेहस से पैसा। अब इसमें क्या है कि सोमपद बोल रहा है कि ठीक है भाई तुम पैसा नहीं दे सकते तो फिर मैं क्या करूं, तो सब स्नेहस बोलता है एक काम करो ना, मेरे लिए बिल ड्रॉ कर लो, अभी नहीं दे सकते बट बैंक के थ्रू से तुम बिल बना के बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से पैसा विड्रॉ कर लो, तुम्हें जल्दी में कुछ पैसा जरूरत है तो मिल जाएगा। ठीक है, तो सोमपद ने बोला अच्छा ठीक है, तो सोमपद उसके ऊपर बिल ड्रॉ करेगा। तो जैसे ही सोमपद बिल ड्रॉ करेगा तो सोमपद बन जाएगा ड्रॉयर। ठीक है, सोमपद कौन बन जाएगा, ड्रॉयर, और स्नेहस कौन बन जाएगा, ड्रॉई। थैंक यू सर। ठीक है, अब क्या खेल है इस खेल में, ये जो पूरा खेल बन रहा है, ये ए और बी के बीच में जो खेल बनेगा, ये इसके बीच में कौन आ गया, ये आ गया सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब बेसिकली जो बिल इसका बाकी है स्नेहस का वो इसको देगा, लेकिन अभी बैंक बीच में आएगा और बिल्स को डिस्काउंट करके सोमपद को पैसा देगा, और एक सर्टेन टाइम के बाद मतलब सोमपद जिसको बोलेगा स्नेहस उसको पेमेंट करेगा। ठीक है, या फिर बैंक को बोलेगा तो बैंक को पेमेंट करेगा, जैसा सिस्टम पे वो लोग पैसा करेगा। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में इंडोर्समेंट भी होता है ना सर,
तो इंडोर्स कर दो या फिर बैंक से करो, जो भी करना है करो। तो इसको ऐसे कर दो सर, ऐसे मैं अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कर दो कि पेबल ऑन ऑर्डर, ठीक है। ये जो बिल्स है ये पेबल ऑन ऑर्डर है, मतलब संपत जब किसी को बोलेगा, स्नेहिस को बोलेगा कि भाई तुम इसको, जब मैं जिसको बोलूँ तुम ये अमाउंट उसको दे देना, ठीक है। जब मैं बोलूँ, अच्छा अमाउंट ही तो मैं नहीं बोला ना सर 1 लाख, ठीक है, 1 लाख 10 लाख जो मानना है मानो, 1 लाख। तो ये अमाउंट स्नेहिस को एक्चुअली संपत को देना था। स्नेहिस ने अभी बोला भाई मैं अभी नहीं दे सकता, तो संपत बोला ठीक है मैं बिल ड्रॉ कर लेता हूँ तुम्हारे ऊपर, मतलब बेसिकली स्नेहिस ही बोला मेरे ऊपर ही बिल ड्रॉ कर लो। तो संपत ने उसके ऊपर अच्छे से ड्रॉ कर दिया, तो ड्रॉयर बन गया, स्नेहिस बन गया ड्रॉई। अब ये 1 लाख जो अमाउंट है, ये 1 लाख अमाउंट स्नेहिस को एक्चुअली संपत को देना है, बट संपत बोला ठीक है, अगर बाई चांस संपत को भी किसी और को देना होता है, तो अगर संपत को लगता है कि ठीक है बाद में उनको बोलूंगा कि भाई तुम किसी और को दे देना, तो जब मैं बोलूंगा तब देना पड़ेगा, ठीक है। एक टाइम है, ऑब्वियसली हर चीज का एक टाइम होता है। नॉर्मली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखा जाता है 3 मंथ 3 डेज का ऐसे टाइम पीरियड होता है बैंक के केस में। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या बन गया सर? इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट, इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बड़ा फेमस है, इसके ऊपर अलग से एक्ट भी बना हुआ है 1881 का, ठीक है, अभी उतना डिटेल्स में नहीं जाता। तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जो इंस्ट्रूमेंट है, अब ये इंस्ट्रूमेंट के कारण क्या हो रहा है, ध्यान से देखना सर, ठीक है। ये जो ड्रॉयर है, ये जो ड्रॉयर है, इसके पास क्या है, जब मतलब संपद जो है इसके पास है बिल्स रिसीवेबल, है ना, और अपना जो स्नेहिस है इसके पास क्या है, सर बिल्स पेबल। बिल्स पेएबल, थैंक यू सर। इसके पास है बिल्स रिसीवेबल और इसके पास है बिल्स पेएबल। इसका मतलब ये होता है कि जिसके पास बिल्स पेएबल है उसका क्या है सर, लाइबिलिटी, है ना, और जिसके पास बिल्स रिसीवेबल होता है उसका क्या है सर, एसेट। एसेट। मतलब संपद के लिए ये एसेट है, पर स्नेहिस के लिए ये लाइबिलिटी है। अब ये लाइबिलिटी एसेट कैसे बना, इंस्ट्रूमेंट के कारण बना। अब ये इंस्ट्रूमेंट राइट क्रिएट करके देता है, इसके लिए राइट क्रिएट करके देता है एसेट का, और इसके लिए राइट क्रिएट करके देता है, मतलब राइट बेसिकली इसका राइट मतलब एसेट और इसका लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रिएट करके देता है। इसमें कर दो क्रिएट, क्रिएट लाइबिलिटी, किसके लिए, स्नेहिस के लिए, ठीक है। और ये पूरा खेल किसके कारण हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के इंस्ट्रूमेंट के कारण हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली ये पेबल ऑन ऑर्डर है, और इस ऑर्डर का मतलब क्या हो जाता है, जब भी संपत बोलेगा स्नेहिस को भाई तुम इसको पेमेंट कर देना, ठीक है, तो स्नेहिस उसको पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज ये पेबल ऑन ऑर्डर है। एक पेबल ऑन डिमांड भी होता है, जैसे चेक वगैरह जो होता है ना वो पेबल ऑन डिमांड होता है। जैसे हम लोग बैंक में चेक जमा करते हैं या किसी को चेक काट के देते हैं, तो वो चेक के थ्रू से पैसा उठाते हैं ना, ठीक है, तो वो भी दैट इज ऑल्सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये कॉन्सेप्ट है। बट ठीक है अभी मैं चेक में और नहीं जाता, बट इतना समझ लो कि ये बिल्स का जो खेल है, आप लोगों को मैं रियल बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी दिखाया इससे पहले शायद कभी किसी क्लास में, आप लोग बचपन में स्कूल में भी देखे हो। हाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखे कि नहीं देखे रियल लाइफ में? देखने में कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे लिखा होता है, ये देखो 4 लाख दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 4 लाख है, स्टैम्प किया हुआ है, मतलब स्टैम्प ड्यूटी है इसका, ठीक है। 2 months after date pay to me or my order the sum rupees 4 lakh only for value received, ठीक है, साइंड बाय, एक्सेप्ट जिसने किया था मतलब बिल्स पेबल राज किरण का, साइंड बाय कुनल सिंह लालबाग बैंगलोर, मतलब बिल्स रिसीवेबल वाले का। तो इस तरह का बन जाता है सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसी तरह से एक दूसरे के थ्रू से पेमेंट का कॉन्सेप्ट ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। इसको पुराने ज़माने में हुंडी भी कहा जाता था, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट का भी एक कॉन्सेप्ट है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ साथ आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, है ना सर, प्रॉमिसरी नोट पढ़े हो कि नहीं, क्या रे, प्रॉमिसरी नोट पढ़ा कि नहीं बचपन में? अरे बोलो, भूल गए सर। प्रॉमिसरी नोट का कॉन्सेप्ट भी सिमिलर टाइप में होता है, ठीक है, इसको केस 8 बना लो, इट्स ऑल्सो सेम टाइप ऑफ। इसमें भी एक क्रेडिटर होता है जिनको पैसा मिलना होता है, लाइक संपत,
से फॉर एग्जांपल 50,000 का कुछ क्रेडिट दिया था डेटर को, लेकिन इसमें वो किसी को डिमांड पेबल करने के लिए नहीं बोलता है, सिंपल उसी को पेमेंट करने के लिए बोलता है। ₹50,000 से फॉर एग्जांपल ये अगेन संपद एंड स्नेहस के बीच में ही चल रहा है, ठीक है। तो जो स्नेहस है, स्नेहस क्या बता रहा है सर, स्नेहस promises to pay, ठीक है, promises to pay, ये promises to pay जैसे ही वो बोल दिया ना, ये promissory note बन गया, ये endorse नहीं होता, ठीक है, बस promissory note बन गया। ये promissory note क्या बन गया, that is also instrument। मैं दिखाता हूँ, आप लोग बचपन में स्कूल में भी देखे थे या प्रोफेशनल एग्जाम में भी पूछता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मोस्ट प्रॉब्ली सीएस फाउंडेशन या इंटरमीडिएट लेवल में है। अच्छा, एसेट आ गया, मतलब जैसे ही प्रॉमिसरी नोट हो गया तो ये क्रेडिटर के लिए एसेट बन गया, मतलब संपद के लिए, स्नेहस के लिए क्या बन गया, लाइबिलिटी बन गया, है ना, पेमेंट करने का वादा कर रहा है, लाइबिलिटी बन गया। ये इंस्ट्रूमेंट जो है क्रिएट क्या कर रहा है, स्नेहस के लिए लाइबिलिटी, संपद के लिए क्रिएट एसेट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि ये जो पूरा खेल है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा, ऐसे प्रॉमिसरी नोट भी देख लो। याद दिला दे रहे सर, पहले भी देखे होंगे आप लोग, ये देखो कुछ ऐसे देखने होता है, आई मिस्टर एबीसी मेक कमिटमेंट टू पे XYZ कंपनी, दिखाई दे रहा है या फिर इमेज बड़ा करना पड़ेगा सर? हाँ सर, दिखते 25? हाँ सर, ये देखो प्रॉमिसरी नोट, अमाउंट, प्लेस, डेट, I Mr. ABC make commitment to pay XYZ company the sum of rupees 50,000. Repayment is made in the form of 200 equal payments at the interest rate of this, ठीक है। फिर वहां पर साइन कर लेता है, ठीक है, बोरोवर भी और इधर नोटरी भी कर लिया, नोटरी कर लिया मतलब स्टैम्प ड्यूटी पे कर दिया, सील स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट है इसका, मतलब सारा का सारा एकदम वैलिड बना दिया, ठीक है। तो वही वैलिडिटी के कॉन्सेप्ट में ही तो बात करने जा रहे हैं सर, ठीक है। वो वैलिड कैसे बनाएंगे, मतलब ऐसे ही किसी ने लिख दिया तो क्या वैलिड बन जाएगा? जरूरी नहीं ना, लिखने से वो वैलिड बन जाता है। पब्लिक सील होना चाहिए, नोटरी होना चाहिए, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी होना चाहिए, सिंपल बात है, ठीक है। तो वही स्टैम्प एक्ट हमें सिखाते हैं कि किसी तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट्स का जो खेल है इसको वैलिड कैसे बनाया जाता है। इसका लीगल चार्जेस गवर्नमेंट के पास जमा होता है, ये गवर्नमेंट का भी एक इनकम का जरिया है। तो इस तरह से डिफरेंट सेगमेंट्स हो सकता है सर, ऐसे में। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहे हो? নোট এইগুলো স্যার কি কোর্ট ফোর্ট থেকে পাওয়া যায় নাকি স্যার যেখান থেকে রেজিস্ট্রি অফিস থেকে পাওয়া যায়? नहीं नहीं, तुम नॉर्मली स्टैम्प पेपर तो कोर्ट से मिलता है, ठीक है, तुम स्टैम्प पेपर के थ्रू से भी लिख सकते हो, नॉर्मल लेटर में भी लिखोगे नॉर्मल फॉर्मेट में, तो वहाँ से लिख के आप उसमें लिखने के बाद उसमें स्टैम्प लगा के जो स्टैम्प ड्यूटी नोटरी करना पड़ता है कोर्ट के थ्रू से, ठीक है। तो स्टैम्प ड्यूटी का जो भी सिस्टम है, स्टैम्प का जो भी ऑफिस है, कलेक्ट्रेट ऑफिस में जमा करना पड़ता है अमाउंट, और फिर उसका जो रजिस्टर है, रजिस्टर के थ्रू से हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली ये कलेक्टेड ऑफिस के थ्रू से होता है, इसका सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स का कलेक्ट्रेट में जमा होता है, ठीक है। देखे हो अपने वेस्ट बंगाल का कलेक्ट्रेट ऑफिस, देखे हो आप लोग? कलेक्ट्रेट बिल्डिंग आरबीआई के पास में है कोलकाता में, कलेक्ट्रेट, रेवेन्यू बिल्डिंग भी बोलते नहीं, रेवेन्यू बिल्डिंग नहीं है वो, कलेक्ट्रेट ही है। तो राइटर्सের পেছনে। हाँ, राइटर से पेछोने की, हाँ पेछोने ना, सामने मोस्ट प्रॉब्ली आरबीआई और पास से, इतना तो मैं श्योर हूँ। सर रिजर्व, जीपी और बांदी के। हाँ जीपी और बांदी के, एग्जैक्टली सर। ये देखने में ऑलमोस्ट राइटर्स जैसे ही दिखेगा आपको, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, ये देखो, ठीक है। अंदर भी ऐसा ही है, पुराने ब्रिटिश जमाने का है, बड़ा ही सुंदर है, और अंदर सब लोग जो है ना, सब एकदम भयंकर डुप्लीकेसी का लोग बैठा रहता है सर, जेन्युइन बात कर रहा हूँ आपसे, मतलब बिना ब्राइब का कुछ काम होता नहीं है उधर, ठीक है, मेरा जो एक्सपीरियंस है। अच्छा ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट क्या है ये समझ में आ गया सर? पहले ये मुझे बता दो, अगर इंस्ट्रूमेंट समझ में आया है तो स्टैम्प ड्यूटी समझने में 2 मिनट लगेगा। क्या रे? हाँ सर, ठीक है सर, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, थोड़ा और आगे चलना है।
कुछ पॉइंट और लिखना। जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में सुना, वैसे ही एक चीज के बारे में मुझे आपको भी बताना है सर। इसको बोलते हैं कन्वीनियंस, ठीक है? क्या बोलते हैं सर? कन्वीनियंस, ठीक है, मैं समझाता हूँ। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब सिंपल है कि जैसे आप लोग जानते हो ये कन्वीनियंस डीड के कॉन्सेप्ट है एक, मतलब एक ऐसा डीड जिसमें आप किसी और को जो ट्रांसफर कर रहे हो उसके लिए कन्वीनियंस डीड बनता है। इसके अंदर सारा का सारा डीड आ जाता है, मतलब ये जो सेल डीड वगैरह सारा का सारा डीड एक कन्वीनियंस डीड के अंदर आ जाएगा, ठीक है? तो कन्वीनियंस जो है वो मूवेबल भी होता है, मूवेबल चीजों के लिए भी, इमूवेबल चीजों के लिए भी, ठीक है? तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है कन्वीनियंस के थ्रू से जो राइट्स जो है ना सर, वो राइट्स को कन्वीनियंस डीड के थ्रू से ट्रांसफर किया जाता है। मैं समझाता हूँ आपको, कुछ पॉइंट पहले लिखो, फिर आप देखना आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। अच्छा, ये कन्वीनियंस डीड के बारे में तो जानेंगे, बट उससे पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ पॉइंट थोड़ा सा लिख लो तो एक बार सर। ऐसे इतना देर से मैं आपको इंस्ट्रूमेंट समझा रहा था, अभी थोड़ा इंस्ट्रूमेंट क्या है वो लिख लो। सेक्शन 2 आगे आगे सेक्शन का और डिटेल्स पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा तो होना चाहिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 स्टैंप एक्ट के अंदर, ठीक है, क्या बताता है? इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड, इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड क्या है इसके अंदर? इंक्लूड सर एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच any right और liability। अब राइट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, ये और मत पूछो, समझ गए होंगे। एनी राइट और लाइबिलिटी इज क्रिएटेड, या फिर अब ऐसे बोलो ट्रांसफर्ड। हाँ सर, क्रिएट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आप ऐसे बोलो लिमिट कर सकते हो, लिमिटेड। जैसे लिमिट भी होता है ना, वैसे एक्सटेंडेड भी हो सकता है सर, है ना? जैसे आपको मैं लीज में लिमिट जैसे बताया था, वैसे लीज को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, तो एक्सटेंडेड। ओके, समझ गए रे संपद? संपद पूछ रहा हाँ था सर। उस टाइम पे। एक्सटिंग्विश्ड मतलब आप किसी को तो त्याग करना पड़ेगा भाई, और रिकॉर्डेड, ठीक है? तो ये इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से ये सारा का सारा काम एक्चुअली होता है। तो इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स, ठीक है, एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट और लायबिलिटी इज क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड, ठीक है, क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड, लिमिट, एक्सटेंडेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिकॉर्डेड, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड, और लिखिए सर पैरा चेंज करके, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर और किस चीज को इंक्लूड किया जाता है? प्लीज राइट डाउन। सर कन्वीनियंस, मैं आपको आगे कन्वीनियंस के बारे में ढेर सारा बातें करूंगा सर। एक ऐसा डीड है जिसके अंदर सारा का सारा डीड आ जाता है। कन्वीनियंस आ जाएगा, अच्छा लीज आ जाएगा, मॉर्टगेज आ जाएगा, ये सब इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जा रहा है सर। ये पूरा चैप्टर यही सब मैटर में आपको डिटेल्स में बात सिखाते हैं। प्रॉमिसरी नोट आ जाएगा, एंड और एक चीज भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाता है, विल्स। सर विल्स तो समझते हो? अरे वो जैसे जिंदा रहते रहते कोई विल बना के जाता है कि मेरे मरने के बाद, नॉर्मली विल का कॉन्सेप्ट यही है कि विल मरने से पहले बनाया जाता है और मरने के बाद उसका एप्लीकेशन आता है। हाँ सर, एग्जीक्यूशन मरने के बाद होता है। মনে হয় যে কিছু সম্পত্তি কাউকে দিয়ে গেল কি করলো এগুলো সব हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, तो विल दैट इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? ओके, समझ तो आ रहा होगा। अच्छा, बट ऑर्डिनरी लेटर, স্যার উইল তো ইন্ডিয়ান সাকসেশন অ্যাক্টের আন্ডারে যায় না? हाँ ऑब्वियसली सक्सेशन एक्ट के अंदर भी विल जाता है, एग्जैक्टली, बट विल इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट ना, इंस्ट्रूमेंट तो है। अगर अगर बाद में आप कभी भी किसी भी एसेट को किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, किसी प्रॉपर्टी को,
तो उसके लिए व्हील होता है कि नहीं होता, तो दैट इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट का जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, उसके अंदर कन्वीनियंस, लीज, मॉर्गेज, प्रॉमिसरी नोट, ये सबको तो लिया जा रहा ही है, साथ में व्हील्स को भी लिया जा रहा है, ठीक है। बट एक पॉइंट यहाँ पर है, बट नॉट ऑर्डिनरी लेटर। किसी भी ऑर्डिनरी लेटर्स जो होता है ना सर, मतलब नॉर्मल चिट्ठी और मेमोरेंडम, ठीक है, इस तरह का जो होता है, और अकाउंट्स, दैट इज नॉट इंस्ट्रूमेंट। कोई ऑर्डिनरी चिट्ठी, मेमोरेंडम जो भी है वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं आता है। और एक बात याद रखिए सर, एन अनसाइंड, जिसमें साइन नहीं होता, दस्तखत नहीं होता, एन अनसाइंड ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट is not an instrument. Because इसका सिंपल रीजन है, जिसमें साइन नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट एनी राइट, इट डज नॉट क्रिएट एनी राइट। मतलब साइन नहीं है तो फिर उसमें किसी पे अधिकार तो जाने का कोई बात ही नहीं है ना। कोई ड्राफ्ट मतलब जैसे मानो कि एक स्टैम्प पेपर है, उसमें सारा का सारा लिख दिया, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट भी बन गया, लेकिन उसमें साइन ही नहीं है, तो अगर वो अनसाइंड है, वो ड्राफ्ट है, जस्ट देखने के लिए, हाँ भाई ड्राफ्ट किया है, देखो कैसा बना है, ठीक है। लेकिन ये अनसाइंड ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जिसमें साइन नहीं है, वो कभी भी किसी के लिए कोई राइट क्रिएट नहीं कर सकता, डज नॉट क्रिएट राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। मतलब इसमें सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ड्राफ्ट हो गया, ठीक है। स्टैम्प पेपर ऐसे देखने में होता है ना सर, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। ऐसे ढेर सारा ऐसे स्टैम्प पेपर आप लोग जरूर देखे होंगे, इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें सारा का सारा हो गया, बट नो साइन इज देयर। तो जब तक साइन नहीं होगा तो उसमें आप जो उसका जो लीगलिटी है वो कैसे होगा, बिना साइन का वो सिंपल एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको आप किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं बोल सकते। बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, और एक पॉइंट लिखिए सर, लेटर, कोई चिट्ठी जिसमें एक्नॉलेज हो रहा है सर, लेटर एक्नॉलेजिंग रिसिप्ट, ठीक है। लेटर में आप एक्नॉलेज कर रहे हो रिसिप्ट ऑफ अ सर्टेन सम बोरोड, मतलब आपने किसी से कुछ पैसा लेके रखा, ठीक है। जो एक्नॉलेज है आपका, लेटर एक्नॉलेजिंग रिसिप्ट ऑफ ए सर्टेन सम बोरोड, ठीक है, अपने पैसा लिया। अगर ऐसा बात है, लेटर which acknowledging, या acknowledges लिखो, which acknowledges receipt of a certain sum borrowed, receipt of a certain sum borrowed, ठीक है। मतलब आप एक्नॉलेज कर रहे हो रिसिप्ट में कि मैंने पैसा लिया, ठीक है, बोरो किया मैंने, एट ए पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, है ना। नॉर्मली जो भी बोरो वगैरह होता है वैसा ही होता है। ये आप एक्नॉलेज कर रहे हो सर, और ये भी बोल रहे हो दैट इट विल बी repaid with, it will be repaid with interest, it will be repaid with interest on the due date। ये आप एक्नॉलेज कर रहे हो, ठीक है, ऑन दी ड्यू डेट। ये सब कुछ आपने एक्नॉलेज किया, तो ये क्या बन जाएगा, इज एन
इंस्ट्रूमेंट। नॉर्मली लेटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट अगर ऐसा बोरोइंग डॉक्यूमेंट्स है जो उसका आप एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ले रहे हो, बोल रहे हो रिसिप्ट देके, तो ये इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, इज एन इंस्ट्रूमेंट। ओके, समझ रहे सर, इज एन इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, और एक पॉइंट भी लिख लो, एक केस स्टडी है बड़ा फेमस, उस पॉइंट में एक बात कहा गया है, एक केस लॉ है, उस केस लॉ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। केस लॉ कुछ नाम कुछ ऐसा है सर, अशोक कलाम कैपिटल बिल्डर्स, लिख लो, बाद में डिटेल्स बता दूंगा। केस कुछ ऐसा बना था, इसका फैक्ट देख लो, मतलब जो मेन बात है। इन दिस केस it was held that फोटोकॉपी समझते हो ना, जिसको हम लोग जेरोक्स बोलते हैं, बट जेरोक्स इज नॉट द राइट वर्ड, जानते हो ना आप लोग। फोटोकॉपी का मतलब जेरोक्स नहीं होता, जेरोक्स तो कंपनी का नाम है, हम लोग बहुत बार गलती से बोल देते हैं जेरोक्स, हम भी बोलते हैं। अशोक कलाम कैपिटल बिल्डर्स, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट फोटोकॉपी ऑफ एन एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट का जेरोक्स कॉपी या फोटोकॉपी, ठीक है, फोटोकॉपी ऑफ एन एग्रीमेंट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है सर, फोटोकॉपी एग्रीमेंट नहीं, ओरिजिनल चाहिए सर, ओरिजिनल। ओके, तो ये था इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड कुछ पॉइंट। अब एक बात, अच्छा लिख लिया ना आप लोगों ने, बोलो सर। हाँ हाँ सर। सर। आगे लिखिए सर, कन्वीनियंस के बारे में कुछ बात लिखिए, कन्वीनियंस के बारे में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 के अंदर बोला गया है इस एक्ट में, द टर्म, अच्छा आगे डिटेल्स और सेक्शन पढ़ेंगे सर, क्वेश्चन आंसर करके। द टर्म कन्वीनियंस इंक्लूड अ कन्वीनियंस ऑन सेल, या फिर अब ऐसे बोलो, एवरी इंस्ट्रूमेंट, every instrument by which property, every instrument by which property, whether movable or immovable, is transferred during lifetime। बट इसमें और एक चीज भी लिख लो कन्वीनियंस के अंदर, इट डज नॉट इंक्लूड विल, कन्वीनियंस के अंदर विल नहीं आता सर। क्यों, किस लिए, आगे आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों से। दस ऑल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ऑल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कन्वीनियंस का क्या मतलब हो जाता है, ऑल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी whether movable or immovable, whether movable or immovable on sale, ठीक है, on sale are known as conveyance। For example, sale deed, exchange deed, थर्ड में लिख लो सर गिफ्ट डीड,
लीज डीड, मॉर्गेज इज ऑल्सो देयर, बट विल नहीं आएगा। मॉर्गेज डीड, ट्रांसफर डीड, सारे के सारे आ जाएगा, विल नहीं आएगा। क्यों, किस लिए, ये डिस्कशन में आगे करूंगा आप लोगों से कि विल इसके अंदर क्यों नहीं आएगा। बट उससे पहले ये तो है कन्वीनियंस, तो फिर सिंपल कन्वीनियंस का क्या मतलब हो गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 10। द टर्म कन्वीनियंस इंक्लूड ए कन्वीनियंस ऑन सेल, एवरी इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। इट डज नॉट इंक्लूड अ विल, thus all transfer of property whether movable or immovable, ठीक है, on sale are known as conveyance. This is sale deed, exchange deed, गिफ्ट डीड, लीज डीड, मॉर्गेज डीड, ट्रांसफर डीड, सब इसके अंदर काउंट होता है सर। जब मैं बोला था आपको पहले से, कन्वीनियंस एक ऐसी डीड है जिसके अंदर सारा का सारा आ जाता है, बट इसमें विल को नहीं लिया जाता। ये तो रहा बेसिक कुछ पॉइंट्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में, आपका कन्वीनियंस के बारे में। अब इसमें 2-3 पॉइंट और जोड़ो। अब बात आता है सर एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूशन का। ऐसे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़े होंगे एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूशन का, मतलब अभी बात है कि अभी एग्जीक्यूशन करना है। लिखना सर, द वर्ड्स एग्जीक्यूटेड यूज्ड विथ रेफरेंस टू instrument means signed and execution, कोट कर देना, executions means signature, executed used with reference to instrument means signed and executions means signature, ठीक है। और एक बात भी साथ में लिख देना, signature include mark by an illiterate person। जानते हो ना सर illiterate person कैसे देते हैं? सर अंगूठा एग्जैक्टली सर, दैट इज ऑल्सो सिग्नेचर। हाँ, ऐसे आजकल तो सर ये इसका बहुत वैल्यू हो गया ये अंगूठा छाप का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया। साइन डुप्लीकेट हो सकता है, अंगूठा छाप डुप्लीकेट नहीं हो सकता, है ना। An instrument which is chargeable with stamp duty only on being executed, only on being executed is not liable to stamp duty until it is signed। Until it is signed, ठीक है। An instrument which is chargeable with stamp duty only on being executed is not liable to stamp duty until it is signed। जब तक साइन नहीं हो जाएगा तब तक आप उसको स्टैम्प ड्यूटी नहीं कर सकते, ठीक है। एक्जीक्यूटिव इज नॉट लायबल टू स्टैम्प ड्यूटी अंटिल इट इज साइंड। अब क्या है इस पूरा खेल में, अब साइन का महत्व क्या हो गया, स्टैम्प ड्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। अब देखो सर, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल हो गया, ये राइट ट्रांसफर करना है, कन्वीनियंस डीड के थ्रू से करना है।
अब आपको बस एक छोटा सा चीज ऐड करने के लिए बोलूंगा, इतना देर से इतना सारा चीज लिखे, नोट डाउन किए, एकदम पहला पॉइंट में आ जाओ। जब से हम लोग ये घर बेचना, ट्रांसफर करना कर रहे थे ना, ठीक है, आप यही पॉइंट में थोड़ा आ जाओ सर। अब इसमें क्या है ना, आपको लीगल ट्रांसफर करना है, ठीक है। जस्ट ये आप खुद से भी ऐसे ही समझ गए होंगे, लीगल ट्रांसफर तभी पॉसिबल है जब स्टैंप ड्यूटी उसमें लग जाएगा, है ना सर। लीगल ट्रांसफर तभी पॉसिबल है जब उसमें स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगा, ठीक है। एंड स्टैम्प ड्यूटी को क्या बोलेंगे सर, लीगल फीस, ठीक है, जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज करता है, और ये रजिस्टर हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से, दैट इज सेल डीड, ठीक है। तो लीगल ट्रांसफर तभी पॉसिबल है जब स्टैम्प ड्यूटी लग जाता है, ठीक है। तो ये लीगल ट्रांसफर, स्टैम्प ड्यूटी लगने के बाद, लीगल फीस गवर्नमेंट के घर में जमा होने के बाद, ये पूरा का पूरा घर जो है एकदम ऑथराइज ट्रांसफर में माना जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर पहला वाला केस में देखा, नॉर्मल सेल के केस में, सिमिलरली अगर आप गिफ्ट के अंदर भी आ जाते हो, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, लीगल ट्रांसफर, ठीक है। लीगली ट्रांसफर तभी पॉसिबल है जब स्टैम्प ड्यूटी पे हो रहा है, ठीक है। मतलब बेसिक कहना है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है, गिफ्ट डीड जो है, ठीक है, गिफ्ट डीड रजिस्टर के पास रजिस्टर करेगा, ठीक है, उसमें लीगल फीस लेगा, ठीक, लीगल फीस लेगा, स्टैम्प ड्यूटी जमा करेगा, और लीगल ट्रांसफर माना जाएगा। समझ में आ रहा है ना। सिमिलरली एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी में भी आ जाओ, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट सर, लीगल ट्रांसफर, स्टैम्प ड्यूटी, मतलब जितना सारा केसेस था, सारा केस वही हो जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी लगेगा तभी लीगल ट्रांसफर मानेंगे, लीगल फीस जमा हुआ मतलब स्टैम्प ड्यूटी हुआ, रजिस्टर, एक्सचेंज डीड के थ्रू से रजिस्टर कर दिया। सिमिलरली हर एक पॉइंट, जितना सारा केस लॉ करे थे, सारे के सारे के केस में, ठीक है। जब ये आपका लेजर लेसी का केस भी सेम टू सेम, इसका भी लीगल ट्रांसफर तभी हो सकता है, पहले फीस भरना पड़ता है जिसको स्टैम्प ड्यूटी ट्रांसफर करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी, लीगल फीस, लीज का है, लीज डीड के थ्रू से रजिस्टर हुआ है, रजिस्टर, लीगल फीस, स्टैम्प ड्यूटी, लीगल ट्रांसफर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या रे, अरे बोलो। लीगल फीस, हाँ सर। स्टैम्प ड्यूटी, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट में बनता जाएगा सर, ठीक है। इसको भी रजिस्टर कर लेते हैं पार्टीशन डीड के थ्रू से, रजिस्टर, लीगल फीस। और आप लोगों को तो मैंने रेट दिखाया ना स्टार्टिंग में, डिफरेंट स्टेट में, स्टेट का भी अलग से होता है। मैं आगे आगे चर्चा करूंगा ये नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि किस तरह से आप लोग बाकी कर लेना। हाँ, बाकी जितना सारा है सेम कॉन्सेप्ट में प्लीज़ आप लोग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से रजिस्टर करना, ठीक है, और बस उसको बना लेना, ठीक है। मैं और एक ही चीज़ बार बार और नहीं लिख रहा हूँ, जितना सारा केस था सभी केस में आप लोग सेम टू सेम वे में कॉपी कर लेना, रजिस्टर करना, लीगल फीस देना, स्टैम्प ड्यूटी करना, और लीगल ट्रांसफर करना, जिसको जो ट्रांसफर करना है तभी जाके उसको वैलिड माना जाएगा गवर्नमेंट के घर में। गवर्नमेंट गवाह बनेगा बाद में, अगर फिर से आप उसको सेल करने जाओगे, ठीक है, बाई करने जाओगे, तो प्रॉपर्टी का प्रॉपर वैलिडिटी माना जाएगा। लेकिन अभी भी ये पूरा खेल बाकी है सर। स्टैम्प ड्यूटी एक्ट में कुछ पॉइंट्स अभी मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया। आज मैं एक्चुअली थोड़ा सा, आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ना पड़ेगा मुझे, तो नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी जो बचा कुचा कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को कंप्लीट करूँगा, और उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट में जाऊँगा। जैसे कॉन्सेप्ट लाइक, जैसे मानो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, बिकॉज यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलग से ड्यूटी लगा सकते हैं, स्टेट का अलग अलग रूल्स है, ठीक है, ये स्टेट सेंट्रल में क्या खेल है, ये कुछ बातें हैं जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है। तो मैं बाकी जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूंगा। ऐसे नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, बट थोड़ा और एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, जो मैं नेक्स्ट क्लास में स्टैम्प ड्यूटी का बाकी पार्ट कंप्लीट कराने के बाद ही आपको दूसरे लॉ में लेके जाऊंगा,
ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट सारा का सारा जूरिस्प्रूडेंस का लॉ आई थिंक और एक दो बाकी है, ठीक है, वो हो जाने के बाद फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर का चालू करूंगा। ठीक है सर, आज तो इतना ही है सर। कोई क्वेश्चन है सर, समझ में आया कि नहीं वो भी बताओ। है सर। ओके सर, अभिषेक, रित्सा, नंदिनी बोलो, क्लियर हुआ ना तथा? यस सर। हाँ सर। ওকে স্যার বলছি নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টও কি তাহলে এর ভেতরেই আসে? কারণ ওটারও তো স্যার আলাদা অ্যাক্ট আছে।